अस्सलाम वालेकुम। यूजुअली एज एवरी संडे मैं एंडी खान आज आपके साथ इस वीकेंड के ऊपर इब्तदा करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की एक तकरीर में देख रहा था और उसमें वो एक मौलाना फजलुर रहमान एक वीडियो का जिक्र करते हैं। जो सोशल मीडिया पे कहीं उन्होंने एक वीडियो देखी कि एक बावर्दी ड्राइवर है, वो बस चला रहा है और उसने स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एक बंदर को बिठाया हुआ है। और मौलाना कहते हैं कि वो वर्दी वाला ड्राइवर है, उसने स्टीयरिंग व्हील के ऊपर बंदर को बिठाया हुआ है और बंदर को ये लग रहा है कि वो बस चला रहा है। और उसके बाद मौलाना हंसना शुरू हो जाते हैं। मुझे पाकिस्तान की कहानी भी कुछ ऐसे ही लगती है कि हर 3-4 साल के बाद जमहूरियत के नाम पे एक बंदर ला के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर बिठा दिया जाता है, मगर मुल्क चलाने वाले ही मुल्क चला रहे हैं। जो 1950 की दिहाई से इस मुल्क को चला रहे हैं, वो सिर्फ एक बंदर बिठाते हैं। चाहे वो बंदर ख्वाजा नाजिमुद्दीन हो, चाहे वो बंदर सोहरवर्दी हो, चाहे वो बंदर गुलाम मोहम्मद हो, या उस बंदर का नाम लियाकत अली खान हो, या फिर उस बंदर को आप शहबाज जरदारी या इमरान, जो मर्जी कह लें। मगर ये हैं सारे उसी एक कंपनी के बंदर जो 50 की दिहाई से इस मुल्क को चला रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो भी कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं थे। अयूब खान के दौर में, जिस वक्त अयूब खान ने इस मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ लगाया हुआ था, तो वो उनके मंजूर नज़र राइट हैंड मैन हुआ करते थे और काफ़ी अरसे तक वजारत खारजा भी संभालते रहे वो अयूब खान की। तो वो उन चंद अशखास में से एक हैं जो अयूब खान को बाहर कुत्ता कुत्ता के नारे लगते थे और वो ये बताते थे कि सर बाहर सब आवाम खुश है। दूसरी तरफ ये तो हम बात कर रहे थे अशराफिया की। अब आइए जरा इस मुल्क की आवाम की तरफ। ये भी कोई बहुत भले यहाँ लोग पे एक नहीं है। जी। यहाँ पे क्वेश्चन भी मेरा ले लें कि वो जो बंदर है वो एक वक्त में एक ही होता है या एक वक्त में एक से ज्यादा बंदर भी हो सकते हैं। यानी हो सकता है वो कंडक्टर भी है वो भी बंदर हो, वो पूरा जो नहीं, क्रू है। मौलाना जिस वीडियो की बात कर रहे थे उसके अंदर तो एक ही बंदर था। मतलब ड्राइविंग सीट के ऊपर तो एक ही बंदर, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर तो एक ही बंदर बैठाया होता है ना, वो बंदर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वो, मतलब इस मुल्क का क्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सेम बराबर है, क्योंकि वो वो तो जो है सही ना है, लेकिन बराबर वो का जो उसकी शरीक है। कैबिनेट है और वो सारे लोग हैं वो भी कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं आए हुए, यानी हाँ, तो वो मतलब राइट। इबलीस की मजलिस से शुरा है सर, उसको और क्या कह सकते हैं। ओके। अब ये जो पीछे सवारियां बैठी हुई हैं, हम्म। इनका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जो इस स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हुए बंदर की मौजूदगी में ये समझते हैं कि ये अपनी मंजिल पे बड़े आराम से पहुंच जाएंगे और बाहिफाजत पहुंच जाएंगे। हम्म। शऊर का आलम ये है इस कौम की, जो मुझे आज बताया जाता है कि जी कौम को बड़ा शऊर आ गया है। शऊर का आलम ये है कि मैंने इस मुल्क में जियाउल हक के मरने पे भी मिठाई खाई है और मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगने पे भी मिठाई खाई है। और ये मिठाइयाँ वहां भी बांटती है। यही सवारियां जो इस बस के अंदर बैठी हुई हैं, यही ये मिठाई बांट रही होती है। ये मिठाई कहीं आसमान से नहीं उतर रही होती है, मनोसलवा नहीं होती। ये यही कौम बांटती है जैसे शऊर आ गया हुआ। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज शो के ऊपर एक जुमला कह रहा हूँ, ये तारीख में रिकॉर्ड रह जाएगा कि अगर आसिम मुनीर आज इस्तीफा दे के चला जाए तो इस मुल्क में फिर मिठाइयाँ बट रही होंगी। अच्छा एंडी भाई, इसमें एक चीज ये भी वाजा कर दें कि ये सवारियां बैठी किस साल के अंदर हैं बस के अंदर। ये सवारियां चेंज भी हो रही हैं, लेकिन बस तो वही है। बट पहली दफा सवारियां कब बैठी थी इस बस के अंदर? तो सर ये सवारियां 1947 से बैठी हुई हैं। ये 1947 से वही सवारियां बैठी हुई हैं, कुछ बदला नहीं है यहाँ पे। हम्म। मतलब हमारी तारीख इतनी भयानक है, इतनी भयानक है, और ऐसे हम इसके ऊपर नजर भी नहीं डालते, हमें शर्म भी नहीं आती।
हमें शर्म भी नहीं आती। शर्म आनी चाहिए 1971 के वाकयात के ऊपर कि जहां एक मेजॉरिटी ने एक माइनॉरिटी को अपने आप से अलहदा किया आज़ादी के नाम के ऊपर, और वो बांग्लादेश बना। और हम यहाँ आज भी हम यहाँ बैठ के हम उन बंगालियों को गद्दार कहते हैं। ये वो तो होगा, हर वो जब आप साल बस से। सुकूते ढाका के दिन स्पेशल प्रोग्राम किए जाते हैं, और ये मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दो, उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दो, फलानी अगरतला साजिश हो गई थी, फलाना वो मतलब केजीबी इन्वॉल्व हो गई थी, यूं हो गया था, वो हो गया था। अपनी गलतियों के ऊपर हमने नजर नहीं डाली। हमें सरेंडर होने के बाद ढाका में 30,000 लोगों का कत्लेआम किया जाता है। 3 दिन तक पाकिस्तान आर्मी अपनी राइफलों के साथ घूम रही थी। ये सरेंडर के बाद की बात कर रहा हूँ, जब सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन हो गए उसके 3 दिन बाद तक पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स जो थे वो अपनी बंदूकों के साथ ढाका में घूम रहे थे। 30 लाख लोगों का 30,000 लोगों का कत्लेआम किया गया। 30,000 लोगों का कत्लेआम किया गया। और हम आज भी उन्हें मुर्द इल्जाम ठहराते हैं, और उनके मुल्क में अगर एक हुकूमत गिर गई है तो हम यहाँ मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि वो, जी देखें वहां पे वो जो है ना वो सही रास्ते के ऊपर आ गए, वो पाकिस्तान की तरफ वापस आने की बातें कर रहे हैं। ये हमारी तारीख है जिससे हमने कुछ नहीं सीखा। मतलब ख्वाजा नाजिमुद्दीन के साथ जो लोग बैठे हुए थे, जिस वक्त ख्वाजा नाजिमुद्दीन को गवर्नर जनरल की सीट से बरतरफ किया गया, 99% लोग जो उनकी काबीना का हिस्सा थे उन्हें छोड़ के और वो चले गए, और वो गुलाम मोहम्मद के साथ जाके बैठ गए। 99% लोग। ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है। मफाद परस्तों का एक टोला जो शुरू से इस मुल्क के ऊपर काबिज है, उन्हीं में से ये बंदरों की पूरी एक फौज है। इसमें से एक बंदर उठाया जाता है और उसको स्टेयरिंग व्हील पर बिठा दिया जाता है कि जनाब इज्जत माँ वजीर आजम साहब। नहीं तो जिस बंदा जो जो कमेंट पास कर रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसका उसका शुमार किस जगह पे होता है? वो जिसने बंदर की मिसाल दी है, वो बंदरों से खुद कम है? नहीं, वो भी एक पॉलिटिशियन ही है, वो भी इसी फौज का हिस्सा है। मतलब कौन सी हुकूमत है तारीख की जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं बिल्कुल। वो हुकूमत से फायदा ना लेते रहे। मतलब वो जियाउल हक के दौर से डीजल के परमिटों से कहानी शुरू की जाए तो आज तक कितने फवायद उन्होंने हासिल किए हैं। थोड़े शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जो मौलाना ने पूरे किए। मतलब हमारा अलमिया है सर कि हम वक्ती फायदा, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म विजन ही कोई नहीं है हमारा। लॉन्ग टर्म कोई विजन नहीं है हमारा। अच्छा, दुनिया के अंदर हम ये देखते हैं कि हुकूमतें, रियासतें, वो काम करती हैं जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और वेज जस्टिफिकेशन के ऊपर, कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से वेजेस को जस्टिफाई किया जाए। मेरे मुल्क के अंदर तमाशा किया जाता है सब्सिडी का, कि नहीं गवर्नमेंट आपको सस्ती बिजली देगी, गवर्नमेंट आपको सस्ती चीनी, और गवर्नमेंट आपको सस्ती गंदम और सस्ता आटा देगी, और सस्ती रोटी से लेकर मतलब सिर्फ सस्ती चप्पल और सस्ते अंडरवेयर तक बात नहीं पहुंची आज तक, वरना बात यहाँ भी जानी है। मेरा ख्याल पजामे और चप्पल के लिए भी ये कौम जो है ना वो आने वाले वक्तों में हुकूमत की तरफ देखेगी कि सस्ती चप्पल कहाँ से मिलेगी, और उसका भी कोई यूटिलिटी स्टोर खोला जाएगा जहाँ से सस्ते कपड़े और सस्ती चप्पलें खरीदी जाएंगी। चलें, इसमें जो है ना वो ये भी बताएं कि इसको ठीक कैसे करना है। देखिए क्या सर, मॉडल्स हैं हमारे, अवाम के पास क्या ऑप्शंस हैं? कि वो बस के अंदर से जो है ना वो चलती बस से छलांग लगा दें, छत पे चढ़ जाएं, मतलब किसी और की मदद ले लें, साथ क्या करें? अवाम क्या करे? अवाम को ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। जब तक अवाम खुद ड्राइविंग नहीं सीखेगी मेरा ख्याल ये बस अपनी मंजिल मकसूद के ऊपर पहुंच नहीं सकती।
लेकिन वो कैबन तो ऐसे उन्होंने वही बावर्दी ड्राइवर और वही बंदर आपको जो है ना वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर बैठा हुआ नजर आता रहेगा। लेकिन वो वहां पे उसको जाने नहीं ना दे रहा है आवाम को। आवाम जो है ना, वो तो, वो जो पायलट की सीट है, वो जो कैबन है, वहां पे तो वहां एंटर ही नहीं हो सकती। वो तो ताला लगा रखा है उन्होंने। वहां पे उन्होंने जो है ना वो गन वाले बंदे ठहराए हुए हैं कि हम अपनी मर्जी से बंदा पिक करेंगे, अंदर लेके आएंगे, आप नहीं खुद आ सकते। तो इसका क्या हल किया जाए? मुझे तो सर लगता है ये बस हाईजैक हो चुकी है जिसमें जो है ना वो जिसमें वो लेके खड़े होते हैं कि भैया कोई अपनी जगह से हिला तो फिर देख लेना, आपको जो है ना वो आपका अंजाम क्या होगा। नहीं, तो मैं बस आपको जो है कह ना रहा हूँ वो ना कि बस में सवारियां। अवाम को ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। ड्राइविंग सीट पे पहुंचने के लिए कम से कम आपको ड्राइविंग आनी तो जरूरी है ना, कि आपको ये पता हो कि कौन सा पेडल दबाने से बस आगे जाएगी और कौन सा गियर लगाने से पीछे जाएगी। हो सकता है, हो सकता है कुछ अवाम लोगों पहले ये को ट्रेनिंग तो ले ड्राइविंग ले। आ रही है लेकिन उनको वहां जाने ही नहीं दे रहे। हो सकता है ऐसा ऐसा मुमकिन हो कि लोगों को ड्राइविंग आती हो बट उनको आप जाने ही नहीं, नहीं दे देखें रहे। सर, देखें इस मुल्क की टोटल आबादी है तकरीबन एक एस्टिमेटेड 24 से 25 करोड़ के करीब। सही है। अगर हम सारी अशराफिया और सारी इंतजामिया और सारी मुक्तदरा को भी इकट्ठा कर लेना तो 15 लाख से ऊपर नहीं बनते। आपको लगता है कि 25 करोड़ के खड़े हो जाएं तो 15 लाख जो है वो टिक सकेंगे उनके सामने? कितनी गोलियां चला लेंगे सर? लेकिन अवाम ने खड़ा होने की कोशिश तो की है कई दफा, अभी भी खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। वो गलत डायरेक्शन में खड़े होते हैं ना, गलत डायरेक्शन में खड़े होते हैं। देखें, क्या मतलब करंट सिनेरियो को ले लें अगर, करंट सिनेरियो जो आज के दौर में जो दौर गुजर रहा है, अभी एक हफ्ते पहले हमने देखा इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ। अभी 15 तारीख को फिर हम देखेंगे प्रोटेस्ट हो रहा होगा। फौज उतर गई है मैदान में, अफवाहें चल रही हैं। मेरी अपनी जाती सोर्सेज का ये कहना है, जितना मैंने पता करवाया, कि इमरान खान साहब की बिजली नहीं बंद की गई, उनकी सेहत को कोई खतरा लाहक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो खा पी रहे हैं, उनको 2 अखबार रोज के मिलते हैं, टीवी उनका चल रहा है, कोको कोला वाला रैक जो है ना वो फुल है, फ्रिज बंद नहीं हुआ सर, ठंडी कोक पीने को मिल रही है। तो मतलब ये जो अफवाहों का बाजार गर्म किया हुआ है इस वक्त, ये अफवाहों का बाजार गर्म करने में जो इस वक्त की अशराफिया जो आपकी इक्तदार में बैठी हुई है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। और उसकी वजूहात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जो आईनी तरमीम का ड्रामा किया जा रहा है ना सब, जिससे आम इंसान की जिंदगी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं, मेरी और आपकी जिंदगी के ऊपर पाकिस्तान में रहते हुए कोई फर्क नहीं पड़ना। साजे माजे गाजे ने कल भी जो है ना वो जाके मजदूरी करनी है, उसने छितर ही खाना है। दैट इज द रियलिटी। उसकी जिंदगी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने वही 50 रुपए की या 25 रुपए की रोटी लेके खानी है, उसको सस्ती रोटी नहीं मिलनी। ये सही नहीं तरमीम से, जिसको जिंदगी और मौत का मसला इस वक्त आपकी सियासी अशराफिया ने बनाया हुआ है ना, नन ऑफ दैट, नन ऑफ इट। इस मुल्क में कोई एक ऐसा हुक्मरान दिखा दीजिए मुझे तारीख के अंदर जिसने अपनी मर्जी के जज ना बिठाए हों। नहीं चले, वो तो सही है बात, आप अवाम को कोई रोल मॉडल दें थोड़ा सा लेकिन। तारीख में चले जाइए 90s के अंदर, वो एक जज था जिसने जिसने कार्रवाई कर दी थी पूरी तौहीन अदालत की नवाज शरीफ साहब के ऊपर। किसने लगाया था उसको? कौन लेके आया था? बेनजीर भुट्टो का अपॉइंट किया हुआ था ना वो। चले अवाम वो को तो, क्या मिल गया था? नवाज शरीफ के ऊपर अगर तौहीन अदालत लग जाती है, अवाम को क्या मिल जाता, मुझे ये बताइए। नहीं अवाम को तो कुछ नहीं मिलेगा, वो तो पावर में या जो। बेनजीर के ऊपर जो ट्रायल्स चलते रहे उससे अवाम को क्या मिल गया? कोटकना केस में से क्या निकाल लिया आज तक? नहीं कुछ नहीं, वो तो खैर पावर गेम है ना नथिंग वो, ना। एक दो बंदों को तो ही इन फायदा सारी चीजों से ये अवाम बेवकूफ है जो इन लोगों के पीछे भागती है, इन सारी चीजों से आज तक इनकी जिंदगी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं क्योंकि तो अगर अशरफिया ने कभी सोचा ही नहीं कि इनकी जिंदगी बेहतर बनाई जाए। अगर हम अवाम को एजुकेट, हमारा मकसद है कि हम अवाम को एजुकेट करें, तो पहले सबसे अवाम को क्या करना चाहिए? सर, अवाम की पहली डिमांड तो ये होनी चाहिए कि देखें इस मुल्क के अंदर आप निज़ाम तालीम को बेहतर करें। तो ये आज मतलब मुझे ये बताया जाता है यहाँ बैठ के स्पेसेस के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया जो है जी वो
उस्मान बुजदार से बहुत बेहतर चल रहा है पंजाब। आज पंजाब चल रहा है, इज रियली पंजाब चल रहा है। चले सिंध का तो बेड़ा करके है। बलूचिस्तान में तो एक कर्नल लगाता है कि जी आपका वजीर आला कौन होगा। आई वोंट गो देयर। केपी के अंदर तो जी वो पीटीआई बैठ के रो रही है कि हमें एनएफसी के पैसे ही नहीं मिलते। लेट इट बी। छोड़ दीजिए, तीनों सूबों को छोड़ दीजिए आप। पंजाब चल रहा है। पंजाब की एक खबर मैं आपको सुनाऊं, आप हैरान रह जाएंगे। जो मैं अभी आपको कहने जा रहा हूं ना, आपने सुनी नहीं होगी ये खबर। तो जाके इसको रिसर्च कीजिएगा, आपको मिलेगी ये खबर। 6,000 सरकारी स्कूल प्राइवेटाइज करती है पंजाब गवर्नमेंट ने। जहां गरीब के बच्चे को मुफ्त में तालीम मिल रही थी, बेड़ा गर्क हो गया उसका। अब वो फीस दे के पढ़ेगा। 6,000 स्कूल्स हैव बीन प्राइवेटाइज्ड। आगे चले सर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 46 कॉमर्स कॉलेजेस बंद कर दिए गए सरकारी। 46 सरकारी कॉमर्स कॉलेजेस जो थे वो बंद कर दिए गए। नहीं तो उनमें पढ़ाया क्या जा रहा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। और वजह क्या बयान की गई है? वजह ये बयान की गई थी कि वो जी दाखिलों की तादाद बहुत कम है। मतलब पूरी कौम तो वैसे ही पढ़ लिख गई है मुझे लग रहा है। अगर कॉमर्स 46 कॉमर्स कॉलेज आपको बंद करने पड़ते हैं, दैट मीन सारे लोग पढ़ लिख गए। चलें, आपका पहला पॉइंट ये हो गया कि अवाम को डिमांड करनी चाहिए कि वो एजुकेशन उनको दी जाए। ये पहला। बेटर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन। ठीक है। बेटर एजुकेशन। फलसफे को जिसका हमने कत्ल कर दिया हुआ है इस मुल्क के अंदर, फिलॉसफी, नहीं तो अगर बेटर एजुकेशन आ जाएगी उसको एक लोगों लाजमी। को, तो आ जाएगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टाइम लगाया जाए कि अगर अवाम के पास एजुकेशन आ जाती है तो क्या इससे अवाम कोई मुल्क के अंदर तब्दीली ला सकती है? और वो तब्दीली कैसे आएगी फिर? क्या वो रेवोल्यूशन होगा या एवोल्यूशन के जरिए होगी तब्दीली? नहीं, रेवोल्यूशन देखें सर, आज के दौर में, आज के दौर में जिस वक्त में मैं और आप जी रहे हैं ना, अगर आप रेवोल्यूशन से कोई तब्दीली लाना चाहते हो तो मैं आपको रेफर करूंगा जरा। वो एक अरब रेवोल्यूशन आया था, अरब स्प्रिंग के नाम से। क्या बदल लिया? नहीं वो चले, वो तो आपका पॉइंट मैं होस्नी मु- पॉइंट होस्नी पे ला रहा मुबारक हूँ। को, होस्नी मुबारक डिक्टेटर था ना, मिस्र की आवाम ने उसको उतारा, उससे बड़ा डिक्टेटर आज आके बैठ गया है। भाई वो ठीक होगी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अगर अवाम को एजुकेशन दे दे तो फिर वो कैसे ट्रांसलेट होगा इस रिफॉर्म के अंदर? अवाम कैसे इस मुल्क को चलाएगी? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखें, अवाम ने एजुकेशन ले ली, अब नेक्स्ट क्या करेगी अवाम? तरबियत दो तरह की होती है। इंसान की जिंदगी के उसके सीखने के दो स्टेजेस हैं, उन्हें समझना बड़ा जरूरी है। हमने अपनी जो पहली तरबियत गाह है ना वो खराब कर ली हुई है। और मैं बहुत भयानक डायरेक्शन में आपको जो है ना वो इशारा करने जा रहा हूँ, जो जिस तरफ लोग देखना नहीं चाहते। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो झूठ और फर्क का सच अपने घर के अंदर से, अपनी माँ की गोद से सीखता है। कंपैशन वो अपनी माँ की गोद से सीखता है। वो उसका पहला मदरसा है। हमने वो मदरसा खराब कर लिया हुआ है। वो एक जुमला है ना बड़ा मशहूर, कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएं दे दो, मैं तुम्हें एक बेहतरीन कौम दे दूंगा। मेरे पास पढ़ी लिखी माँ ही नहीं है। मैंने इस मुल्क में मजहब के नाम पे ढोंग करके ढढोरा पीट के लड़कियों के स्कूल बंद करवा दिए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इंडिया अब में आपको अब इंडिया आपको में जड़ नजर आनी शुरू हो गई है कि कौम बर्बाद क्यों है? क्योंकि मेरे पास सिर्फ जाहिल माएं हैं, जिन्होंने किस कभी मुल्क के अंदर प्राइमरी माएँ, स्कूल भी नहीं पढ़ा हुआ। किस मुल्क के अंदर माएँ जो हैं वो फिलासफर हैं, बताएं। किस मुल्क के अंदर माएँ जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं? हम उसकी मिसाल ले लेते हैं, मुझे किसी मुल्क का नाम बताएं कि ये मुल्क है इसके अंदर माएँ पढ़ी लिखी हैं। सर पूरा वेस्ट आपका जो चल रहा है, या पूरा आपका ये नॉर्थ अमेरिका और कनाडा चल रहा है, यहाँ आपको पढ़ी लिखी माएं नजर नहीं आती हैं, सारी जाहिल हैं। ये कि मदरसों से पढ़ के आई हैं, ठीक है, या लेकिन इन्होंने इससे कभी पहले स्कूल तो की उन्होंने शक्ल नहीं निज़ाम देखी। ठीक कर लिया। लेकिन जब उन्होंने निज़ाम ठीक किया तो उस वक्त तो पढ़ी लिखी नहीं थी सारी, थोड़ी लोग पढ़े लिखे थे। सर वो पढ़ी लिखी माओ के ही बच्चे थे जिन्होंने ये निजाम बना के दिया है। चले मैं आपको ये भी कह देता हूँ, ये तो सही। वो पढ़ी लिखी माओ के वो बच्चे तो थे वो जिन्होंने ये निजाम बनाया, जाहिल माओ के बच्चे नहीं थे वो। मेरा तो मसला ये है ना कि मेरे जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं मेरे मुल्क के, वो जिस मेंटालिटी के साथ रेज होते हैं,
मतलब वो वडेरा जो एक हारी को इंसान भी नहीं समझता, वो मुझे 73 का आइन बना के देता है। सुभान अल्लाह। मतलब पंजाब में तो वो लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है, मगर अपनी बेशबहा जमीनें उसे नजर नहीं आती। ना अपनी नजर आती है, ना हाकिम अली जरदारी की नजर आती है। आई विल ब्रिंग बोथ इन इट। दोनों सिंध में ही मौजूद थे, दोनों सिंध से ताल्लुक रखते थे। उसकी तो बल्कि बलूचिस्तान में भी जमीनें थी हाकिम अली जरदारी की, तो मतलब उसे के सारी जमीन केस पंजाब में स्टडी हम नजर ले आई लेते हैं। रिफॉर्म के लिए। हम एक केस स्टडी ले लेते हैं कि बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पढ़ी लिखी है, उसको हम पढ़ा लिखा मान सकते हैं, जी ऑक्सफोर्ड से जी, पढ़ी। उसे पढ़ा लिखा मान सकते हैं, मगर वो फ्यूडल लॉर्ड मेंटेलिटी उसके अंदर मौजूद है ना, वो खत्म तो नहीं हो गई। वो तो उसकी उसकी एक खानदानी रविश फिर है। क्या करें, फिर क्या गारंटी है कि अगर हम सारी माओ को पढ़ा लिखा बना दें तो वो बंदे के, उनके बच्चे बंदे के पुत्र, ये जो हमारा सर नहीं नहीं, फॉरेन देखें, मिनिस्टर अभी बना हुआ है, ये भी तो उसी का जब एक बेटा है ना। जब क्या एक कर रहा आम है? आदमी जब एक आम आदमी पढ़ लिख जाएगा, तो आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इन एलीट क्लास के लोगों की ही पॉलिटिक्स के अंदर जगह रह जाएगी? ये तजुर्बा हम करके देख चुके हैं ना। एक आम बंदा पढ़ लिख जाएगा तो वो पाकिस्तान में रहेगा ही नहीं। सवाल तो ये है कि वो जब आम बंदा पढ़े रहेगा, लिखेगा तो वो पाकिस्तान में क्यों? रहेगा। क्या मुस्तफा कमाल आज पाकिस्तान के अंदर नहीं है? भाग गए वो छोड़ के? पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है, उसको मतलब वो आप एक मुझे अपनी बात गली बताएं। मोहल्ले से। एक आज मैं सेकंड, आपको फारूक बड़ी हार्ड सरकार, सीट पे बिठा के बैठा हूँ। फारूक आज सरकार, मैं आपको, आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान जाएंगे? बिल्कुल चला जाऊंगा। ठीक हो गया। मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, तो मगर यानी कि मैं जो मगर, मगर मुझे आप एक बात बताइए ना, मैं पाकिस्तान जाके क्या करूंगा? मैं पाकिस्तान जाके क्या करूंगा? तो यही तो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ कि बंदा अगर पढ़ लिख जाए वहां पे तो करेगा करेगा सर क्या? देखें, एक पढ़ा लिखा इंसान सेलिब्रिटी कल्चर के पीछे नहीं भागता। मैं आपके सामने लाके एक रॉक बैंड खड़ा कर दूं, क्या आप ऑटोग्राफ लेने पहुंच जाएंगे वहां पे? चले, मैं आपकी नेक्स्ट वीक मुलाकात करवाता हूँ किस के पूरे बैंड से। आप ऑटोग्राफ लेने जाएंगे या मैं जाऊंगा? नो आई वोंट। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि मेरी जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, या जो आपकी एक जहनी सतह है, वो उससे बहुत ऊपर है। एक ऑटोग्राफ या एक फोटोग्राफ डज इट मैटर? देखिए, इन चीजों बिल्कुल की सही है। जरूरत उस शख्स को होती है जिसकी अपनी कोई वैल्यू ना हो सोसाइटी के अंदर। जिसकी सोसाइटी में अपनी एक वैल्यू है, वो ऑटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स अपनी तशहीर नहीं करता फिरता। इस मुल्क के जाने माने पॉलिटिशियंस, सेनेटर्स और कांग्रेसमैन मेरे जानने वाले हैं। कितनी तस्वीरें देखी हैं आपने सोशल मीडिया के ऊपर मेरी, क्या उनके साथ फोटोज खिंचवा के मैंने लगवाई हैं? ये एहसास कमतरी जिन लोगों के अंदर है, वो सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी कल्चर के पीछे भागते रहेंगे। इस कौम को आपको हर डायरेक्शन से सही करने की जरूरत है। यहाँ आवे का आवा बिगड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है सब कुछ। मैंने पीछे भी आपसे कॉन्वर्सेशन के अंदर जिक्र किया था एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, जिसके अंदर ये कौम जीती है। इसीलिए इस नहीं, मुल्क के अंदर हर बंदा बदमाश है। आप सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएं, हर बंदा बदमाश है। और रीजन क्या है? वो उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो उसे फुदकवाता है कि खुद को अगले बंदे के सामने फुदकना शुरू कर दो कि तुम बहुत बड़े बदमाश हो। लेकिन वो सारा इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ ना आपका सिस्टम, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, आप पढ़े लिखे हो, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा, एजु एक और मसला है इस कौम का, वो है पॉपुलैरिटी कॉम्प्लेक्स। तो लोगों के पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या करें? अब लोगों की, पॉपुलैरिटी कॉम्प्लेक्स, हर बंदा मशहूर होना चाहता तो है, ये और वो तो चाहे इंसान। जैसे मर्जी हो। मतलब हमारी शायरी का ये हाल है कि हमारे एक शायर जो है वो एक मिसरा कह गए, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब आप हम्म। अंदाजा लगाइए यहाँ से। ये हमारी कौम के फिलोसफर हैं इन द हिस्ट्री, जो ये कह रहे हैं कि बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। ये तो डेफिनेटली एक बात तो अगर है कि बदनामी से ही मशहूरी होती है, तो चलो बदनामी ही सही। ये फिलॉसफी चली आ रही है आपकी, इसलिए तो मैंने आपको कहा ना कि फलसफे को
आपकी एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बनना पड़ेगा। जब तक नहीं बनाएंगे, थिंग्स वोंट गो इन द राइट डायरेक्शन। तो फिर वो ये कौन बनाएगा? अब ये अगला सवाल फिर ये होगा कि कौन बनाएगा? ये सर डिमांड जब तक कौन से नहीं आएगी, कोई करेगा क्यों? मुझे आप एक बात बताइए ना, मुझे भूख लगी है या मुझे प्यास लगी है, ये पानी का ग्लास मेरे सामने पड़ा हुआ है ना, ये रहा पानी का ग्लास मेरे हाथ में। मुझे प्यास लगी है, ये ग्लास चल के मेरे मुंह तक तो नहीं आएगा। मुझे अगर इल्म की भूख है तो लाइब्रेरी में खुद ही चल के जाऊंगा सर, लाइब्रेरी मुझ तक नहीं आएगी। तो इसका इसका जवाब फिर यही है कि वाम को तो वो डिमांड करने के करनी। लिए इरादा भी मुझे करना पड़ेगा। जब तक कौम इरादा नहीं करेगी कि कौम एक बेहतर कौम बनना चाहती है, जब तक ये कैसे होगा? समझाइए ना मुझे जरा। जबरदस्ती गधे के ऊपर किताबें लाद देने से वो अल्लामा नहीं बन जाता। वरना मैं चार गधे ले आता हूं, उनके ऊपर किताबें लाद दीजिए। अगर किताबों से बगैर खोले इल्म उनके अंदर मुंतकिल हो सकता है तो करके दिखाइए मुझे। ये साइंस तो मुझे भी सीखनी है। लेकिन नॉलेज से मुराद क्या है? आपकी किताब ये भी देखना है कि नॉलेज की मुख्तलिफ डिवीजन हैं। कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, मेडिकल साइंस का नॉलेज है, पॉलिटिकल साइंस का। आपसे इस नॉलेज से मुराद आपकी कौन सा नॉलेज है? सिविक साइंसेस सर। इसका सोशल साइंसेज का? सोशल साइंसेस, सिविक साइंसेस। ठीक हो गया। अब इससे अगला देखिए, एक सवाल। बड़ा मशहूर जुमला है, बड़ा मशहूर जुमला है जॉन एफ कैनेडी का। आस्क नॉट व्हाट द कंट्री डिड फॉर यू, आस्क व्हाट यू डिड फॉर द कंट्री। नहीं, वो ठीक बात है। वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसको भी समझ लें थोड़ा सा कि ये भी बड़ी पुरानी बातें हैं, घिसी पिटी मैं इनको कहता हूँ बातें हैं ये, कि एक फील्ड का जो नॉलेज है वो कुछ लोग ही हासिल करते हैं। मसलन मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ नहीं नहीं जानता, देखें, जरूरत भी नहीं है जानने की। सुने सुने सुने। इसी तरह से मेडिकल साइंस के बारे में मुझे मुझे कोई पता नहीं, वो कुछ लोगों का ही काम है, वही करेंगे। इसी तरह से सोशल साइंसेज का जो नॉलेज है वो भी सारे लोग नहीं उसको स्टडी हाँ करेंगे, हाँ, वो कुछ बिल्कुल लोग ही बिल्कुल। स्टडी करेंगे। कुछ लोग स्टडी करेंगे और उन्हीं लोगों ने इस सोसाइटी को एजुकेट करके इसे लीड करना है। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपकी आवाज आनी बंद हो गई है मुझे। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। म्यूट तो नहीं कर बैठे कहीं? या सॉरी, मुझे लगता है इंटरनेट का ओके। मसला आप बैक आ गया। आई एम सॉरी। ओके। देखें, हर माशरे के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। हर माशरे का एक स्ट्रक्चर है। और जब तक वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बरकरार है वो माशरा रहता है। जिस वक्त वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी नहीं रहती तो फिर पाकिस्तान बन जाता है। आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि इस माशरे की कोई स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी नहीं है। यहाँ बदमाश काउंसलर होता है। जो मोहल्ले का बदमाश होता है ना, वो काउंसलर का इलेक्शन लड़ता है। जो जिले का बदमाश होता है ना, वो एमपीए का इलेक्शन लड़ता है। वो तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना। अब वहां पे अगर हाँ, आप रहते तो हैं, आप मतलब स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी अगर नहीं है ना आपके माशरे के अंदर। आपको दूसरे। कनटुटे को हम पुलिस में भर्ती करवाते हैं कि ये जाके चार लोगों को डंडे मारेगा। कनटुटे हम पुलिस में भर्ती करते हैं कि चार लोगों को डंडे मारने का काम तो आएगा। मतलब स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी नहीं है ना। डज दैट पुलिस मैन नहीं तो अगर जो कोई आज बंदा सिंध वहां पे नहीं पुलिस में या जाता, पंजाब लेट्स पुलिस में, सिंध पुलिस या पंजाब पुलिस के अंदर जो एक पुलिस वाला है, उसकी लीडिंग क्वालिटीज क्या है? क्या डू वी इवन डेवलप इट? क्या हम उन लीडिंग रियासत। क्वालिटीज को डेवलप कर सकें? वो 10 बंदे अपने पीछे लगा के चला तो सके। नहीं, लेकिन वो तो रियासत करेगी ना। अब लोगों के करने से तो नहीं होगा। वो तो जो लोग पावर में बैठे हुए हैं उनको सूट करता है कि वो ऐसे लोगों को लेके आए जो कि उनकी खुशामदी करें, ना कि अवाम के लिए काम करें। तो बात तो फिर भी घूम के वहां पे पहुंच गई सर कि वो आते तो जो। वो इसी माशरे से है ना, बिगाड़ तो इसी माशरे का है। वो कहीं आसमान से तो नहीं उतरे हुए लोग जो पुलिस में जा रहे हैं। वो तो वही लोग भी थे जो गोरों को सर्व करते यहाँ थे। तो अच्छा खासा शरीफ आदमी, अच्छा खासा शरीफ आदमी आप उसे पुलिस में भर्ती करवा दीजिए, वो साल बाद जो है ना वो रिश्वतखोर तरीन बंदा बना हुआ होगा। ये तो वो तो सिस्टम के अंदर सर्वाइवल ही नहीं है। अगर आप ईमानदार होंगे तो वो तो आपको उठा के बाहर फेंकेंगे, बल्कि आपके ऊपर कोई फर्द जुर्म लगा के आपको जेल में डाल देंगे कि ये बंदे ने ये किया है। तो मतलब वो मैं आपको एक तो एग्जांपल देता हूँ।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको एग्जांपल दी फारूक सत्तार साहब की। इसी सोसाइटी से उठ के आए थे, इसी मुल्क के अंदर मौजूद है, यही इलेक्शन लड़ते रहे। दूसरा, मुस्तफ़ा कमाल एक आम आदमी था, उठ के आया ना, लीडर हम्म। बना, चल रहा है। मगर क्या इसी कराची से लड़के, इसी पॉलिटिकल पार्टी ने, जिस दो बंदों के मैंने मिसाल दी, इसी पॉलिटिकल पार्टी से भर्ती करवाए हुए पुलिस वालों ने वही हरकतें नहीं की जो बाकी की पुलिस कर रही थी कराची के अंदर। नहीं, वो तो ऑब्वियस है, वो तो तो सारे एक ही जैसे मतलब वो नमक की कान में जो जाएगा नमक हो जाएगा ना। बिल्कुल। नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बताएं, यहाँ पे एक बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है कि अगर यही लोग जो कि पाकिस्तान, जिनको हम कह रहे हैं, अगर ये लोग पाकिस्तान से बाहर फ्लाई करते हैं और दुबई में आ जाते हैं उसी दिन ही, तो ये ठीक हो जाते हैं। और वही अगर अमेरिका में उसी दिन आ जाते हैं तो वहां पे भी ठीक हो जाते हैं। तो फिर प्रॉब्लम तो इंसानों में ना हुआ, फिर प्रॉब्लम तो सिस्टम में हुआ। नहीं, उसकी वजह है, जब वो दुबई जाते हैं या वो अमेरिका जाते हैं या वो बरतानिया जाते हैं, उन्हें पता है कि वहाँ कानून तो वो वही कह रहे हैं ना कि मतलब उन्हें फिर वो यहाँ लेवरेज नहीं देगा जो उनके माशरे के अंदर उन्हें मिलता है। फिर कानून मुजरम हुआ ना, फिर वो बंदा तो मुजरम ना हुआ। तो कौम और निज़ाम दोनों ही बर्बाद हैं। मेरा ख्याल इस चीज के ऊपर वी कैन एग्री टू डिसएग्री कि कौम और निज़ाम दोनों ही बर्बाद हैं, और दोनों वो में तो बेहतरी की जरूरत है। मगर बेहतरी जब आएगी, जब कौम में बेहतरी आएगी। मेरा हमेशा आर्ग्यूमेंट ये रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मुझे आर्गुमेंट दिया जाता है कि जी अगर आप ऊपर से एक ईमानदार बंदा बैठा देंगे ना, तो नीचे तक ऑटोमेटिक चीजें ठीक होती चली जाएंगी। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा नहीं, कभी वो नहीं भी होता। वो भी वो भी अप्रोच गलत है कि एक बंदा ऊपर अगर हम बिठा देता है तो वो भी इंसान है। जब बात असल में तक ये है। आप नीचे से चीजों की तस्हीह करनी नहीं शुरू करेंगे, ऊपर तक सही मैसेज पहुंचेगा ही नहीं। अगर एक शख्स अपनी जात के अंदर खुद ईमानदार है, वो रेडी के ऊपर खड़ा होकर थैले नहीं बदलता, आपके आम के थैले के अंदर से, मतलब अच्छे बेदाग आम निकाल के उसके अंदर दागी आम और सड़े हुए आम नहीं डाल रहा, दूध में वो पानी तो नहीं मिला रहा। स्ट्रक्चरल वो तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है ना, जहां से वो चीजें आ रही हैं। अब उस बंदे सर को अगर अगर वो आप उस दूध में पानी नहीं मिला रहा ना, तो वो किसी इंसान के बच्चे को जाके वोट दे के आएगा, वो फिर किसी कनटुट्टे को वोट नहीं देगा। लेकिन देखो ना कि अगर एक बंदा दूध में, ये तो वो बातें हैं ना जो हम हमें पढ़ी पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, हमने सुनी सुनाई हैं तो आगे कर देते हैं। लेकिन अगर देखें कि एक बंदा जो दूध में पानी मिला रहा है, अगर वो दूध में पानी ना मिलाए तो वो अपने बच्चे को कैसी तालीम देगा? किसी सरकारी स्कूल में भेजेगा? वो भी चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे, और उसके लिए उसके पास पैसे होने जरूरी है। तो तो सोसाइटी को सर जब देखिए, बात सोसाइटी सुने। को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे आप, और लॉ को ठीक नहीं करेंगे, जो ऊपर लोग जो उनका हिस्सा खा रहे हैं, हम्म। तो मतलब लूट मार है ना। अब लूट मार में तो हर बंदा कूदेगा कि मैं भी नहीं, अपना। लूट मार में हर बंदा कूदेगा, फिर उस, मतलब इस मुल्क का मसला क्या है? देखें, इसको डाइसेक्ट कीजिए थोड़ा सा और। इस्लामाबाद F8 के अंदर मैं जाता हूँ, मरकज पे। हम्म। मरकज में एक पार्क भी बना हुआ है, दुकानें भी बनी हुई हैं। ठीक है। उन दुकानों के बाहर फुटपाथ भी बनी हुई है। हम्म। सही है, मैं ड्राइवर को कहता हूँ गाड़ी रोको, मरकज पे गाड़ी रोको, चाय लेके आओ। वो मरकज पे गाड़ी रोकता है, 2 कप चाय लेके आता है, गाड़ी के अंदर आके बैठ जाता है, 1 कप मुझे पकड़ाता है, 1 कप अपने हाथ में पकड़ता है, और वो उसके बाद बगौर मुझे देखना शुरू करता है कि मैं इतने गौर से अपने सामने क्या देख रहा हूँ, किस चीज का मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ। वो कभी मुझे देखे और कभी जो है ना वो मरकज की तरफ देखे। आखिर में तंग आके मुझे पूछता है कि साहब क्या देख रहे हैं, इतने गौर से क्या देख रहे हैं? मैं उसे कहता हूँ बेटा अभी यहीं सामने से तुम चाय लेके आए। मैं कहता हाँ जी, यहीं से सामने से मैं चाय लेके आया। मैं कहता तुम्हें नजर आ रहा है फुटपाथ के ऊपर कितनी इंक्रोचमेंट है, कितने लोगों ने अपनी दुकानें बाहर निकाल के फुटपाथ के ऊपर लगाई हुई है? कहता है ये सब दिख रहा है। मैं कहा दिख रहा है ना? मैं कहा ये सामने पार्क है, ये बना है लोगों के आके बैठने के लिए, चहलकदमी करने के लिए।
इस होटल वाले ने अपना सारा फर्नीचर उठा के इस पार्क के अंदर लगा दिया हुआ है, वहां लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। ये पार्क सरकार ने इसलिए तो नहीं बनाया ना कि इसके अंदर बैठ के खाना खाया जाए। सर प्रॉब्लम क्या है? कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? अगर मैं जाके समोसे वाले से पूछूं कि फुटपाथ के ऊपर बैठ के तुम समोसे क्यों तल रहे हो, तो वो मुझे कहेगा मैं सीडीए वालों को रोज इसके पैसे देता हूँ, आई पे देम। वो तो मार्केट उसी तरह निजाम, से। निजाम की खराबी है ना। मगर आपको उस शख्स की बददयानती नजर नहीं आती जो फुटपाथ के ऊपर स्टोव रख के उसके ऊपर बड़ी सी कढ़ाई रख के उसके ऊपर वो समोसे तल रहा है, और वहीं बराबर में उसने दूसरा थाल रखा हुआ है जिसमें वो समोसे डाल रहा है। मतलब एक पैदल चलने वाले शख्स का रास्ता वो मार रहा है। नहीं, उसमें उसका कसूर नहीं, मैं तो उसको ब्लॉक कहूँगा किया हुआ उसने। उसके वालदेन का कसूर है, जिन्होंने बगैर प्लानिंग के बच्चे पैदा कर लिए, 10-10 12-12 बच्चे पैदा कर लिए। अच्छा, ये सोच के कि इनको अब खुदा रिज्क दे, तो नहीं फिर नहीं, 8 बच्चे सोसाइटी उसने में भी आके पैदा किए। क्या मचाएंगे। सुने, 8 बच्चे उसने भी पैदा किए हुए, जो समोसे वाला है ना उसके भी 8 बच्चे हैं। तो फिर अब अगर मैं जाके उसको कहूं तो वो कहता है कि जी साहब मेरे 8 बच्चे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए? हाँ, गरीब आदमी हराम कमाए और अपने बच्चों को हराम की कमाई के ऊपर पाले। तो प्लानिंग नहीं है ना, तो असल में वो यही फिर तो बच्चे मसला है। बड़े होके क्या, नहीं नहीं, जब हराम की कमाई के ऊपर वो बच्चे पलेंगे तो वो बड़े होके कौन से कारनामे अंजाम देंगे, मुझे ये बताइए जरा। ये सही बात है फिर आपकी, उन्होंने वो जो। बच्चों ने वही करना है ना जो ये माशरे के अंदर होता चला रहा है, वो एग्जैक्टली कंटिन्यू करेगा। हम्म। क्योंकि वो जो रॉन्ग प्रैक्टिस उनके बाप की थी वो उन्हें दिखाएगा कि नहीं देखो मैंने ऐसे ही यही से पाल के मैंने तुम्हें कमा के तुम्हें पाला है, तो तुमने भी आगे यही करना है। बस वो, तो फिर कहाँ पे हम, मतलब कहाँ पे लाइन खींचे, प्रॉब्लम कहाँ पे है, मतलब अभी अभी तो प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि इंसानों में प्रॉब्लम है या सिस्टम में प्रॉब्लम है। इंसानों में प्रॉब्लम है सर, माशरे में। इट्स अ सोसाइटी इशू जिसको हमें ग्रास रूट लेवल से जब तक हम इसे ठीक नहीं करेंगे इसने ठीक होना ही नहीं है। मैं जब तक एक वडेरे को, एक बदमाश को, एक कंटुटे को वोट देता रहूंगा, नहीं तो लेट्स सपोज कि वो कहते हैं कि जब हमने तक मैं वोट नहीं खुद देने। ठीक नहीं होऊंगा, जिस दिन मैं नहीं तो खुद अभी जो ठीक हो वोट, जाऊंगा। अभी जो इमरान खान को वोट दिए हैं कि वो काउंट हो गए? इमरान खान को सर, मतलब अगर ऊपर लोग बैठे हुए हैं और वो वोटों को जो है ना वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो फिर वो डेरे को वोट दे या ना दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो इलेक्शन कभी फ्री एंड फेयर हुए ही नहीं। सर हुए थे। 1947 से लेके अभी हो नहीं रही है। नहीं, तो 1970 वो का क्या कर, इलेक्शन, 1970 का इलेक्शन 100% फ्री एंड फेयर था। चले एक धांधली इलेक्शन के बाद हुई है। एक, एक मान लेते हैं कि एक हो गई, उससे पहले भी हुई है, उससे पहले भी हुई है, उससे बाद भी चल जारी है, आज तक जारी है। चलो 1970 का हम कह देते हैं कि जी वो ठीक था, चले वो एक निकाल लेते हैं। लेकिन जो मोहतरमा फातिमा जना थी, उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और ये इमरान न्याजी को लेके आए, तो मतलब ये हर जगह होता है। वो चाहे एस्टेब्लिशमेंट उसमें मुलव्वस हो, चाहे तो मुझे सियासतदान उसके अंदर देखें, मुलव्वस हो। बात सुने, अब आ गए ना तो उधर ही, सारे एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर मुलव्वस हो। क्या यही एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी जो इमरान खान को लेके आई थी, जिसके वोटों की अभी आपने बात की है? ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं लेके आई थी। कौम का अब्बू कौन था मुझे बताइए ना जरा। वो मैं तो कह रहा हूँ कि वो सारे सारे मिलके ये काम कर रहे नहीं हैं। नहीं, तो इसी इलेक्शन तो कौम के, फ्री नहीं हो रहा जिसको कौम का डैडी बना दिया था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, इसी है। वो बाप तो से खड़ा होके गुजरांवाला के अंदर नवाज शरीफ सवाल कर रहा था कि बाजवा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा कि मुझे क्यों निकाला। याद आ रहा है आपको हाँ कुछ? हाँ, तो वो जो मतलब नवाज शरीफ इस साहब थे मुल्क वो के अंदर, उनका डैडी, अच्छा, इस मुल्क के वो अंदर जियाउल हक का डैडी था। ये जो अशराफिया है ना सर, इनका इनका कोई अलग ही गेम है। ये जो अशराफिया है इनका कोई अलग ही गेम चल रहा है, ये कोई और ही मैच खेलते हैं जिसका पाकिस्तानी कौम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कोई वही कहा तलक ना नहीं, कि बिल्कुल। जिंदगी और पाकिस्तानी, मौत का मसला इन्होंने इस वक्त अपनी इस आईनी तरमीम को बनाया हुआ है। जिंदगी और मौत का मसला बनाया हुआ है। अच्छा, बकायदा डीएचए के अंदर, डीएचए लाहौर के अंदर 29 बंगले तैयार करवाए जा रहे हैं 20 से 22 ग्रेड के अफसरान को नवाजने के लिए, 2-2 कनाल के प्लाटों के ऊपर। अच्छा। 46 कॉलेज हमने बंद कर दिए हैं, 6,000 स्कूल हमने प्राइवेटाइज कर दिए हैं, सही है। मगर हम्म। 29 बंगले 2-2 कनाल के प्लाटों के हम बनवा रहे हैं इस वक्त डीएचए लाहौर के अंदर 20 से 22 ग्रेड के अफसरों को नवाजने के लिए। ये है सर आपकी स्टैब्लिशमेंट की गेम। हम्म।
कि वो एक दूसरे को नवाज रहे हैं, एक दूसरे की जेबें वो भर रहे हैं। बिल्कुल। हम्म। तो वो तो तो फिर सर ये तो उनका ये तो अपना ही कोई मल्टीपल चक्कर है के। ना, उनका अपना ही कोई चक्कर है। अब मतलब लास्ट वीक मेरा आर्ग्यूमेंट कहाँ था कि रियासत क्यों हमेशा डंडे लेके तैयार खड़ी होती है इस कौम को कूटने के लिए। कि जब ये कौम कहती है हमने निकलना है ना, रियासत पहले से तैयार खड़ी हुई होती है, रियासत फिर तैयार खड़ी है। 15 अक्टूबर को वो तो रियासत तैयार वो तो खड़ी हुई है कि हमने पीटीआई वालों निकलो हम तुम्हें कूटेंगे। भाई, वो तो उनको पता है कि अगर ये निकलेंगे तो हमारी जो पावर है इसको अच्छा, छीनेंगे तो हम क्या करेंगे। जो इस वो वक्त तो। इक्तदार में बैठे हुए हैं, जो इस वक्त इक्तदार में बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी जब भी पाकिस्तान में कोई अच्छा काम हम करने लगते हैं, मतलब एससीओ समिट मीटिंग हम यहाँ करवा रहे हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब यार शंघाई हाँ। कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग करवा देना अगर तुम्हारा तुर्रा इम्तियाज है, तो फिर लानत तुम्हारी शक्लों के ऊपर। इससे बड़ा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पे कोई और नहीं हो सकता कि तुम सिर्फ मीटिंगें करवा के, तो उसके तुम बिल्ले लगा के घूमते हो सीने के ऊपर। उस मीटिंग से तुमने अचीव क्या किया? तुम पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट कौन सी लेके आ गए? पाकिस्तानी कौम को तुमने कौन सी फैसिलिटी वहां से जनरेट करवा के दी? दैट्स व्हाट मैटर्स। मीटिंग करवाना तो रहा इम्तियाज है मेरे पॉलिटिशियंस का। लानत है यार। मतलब एक सी पैक का प्रोजेक्ट नहीं आप लेके तो। आए थे, सही है। मैं पिछले 2 हफ्ते से मैं जो ना वो इसको अवॉइड कर रहा था कि मैं इसके ऊपर जाऊं। एक सी पैक का प्रोजेक्ट आप लेके आए। हम्म। सी पैक का प्रोजेक्ट जो है वो, उसकी प्लानिंग जो है वो, आई एम सॉरी टू से दैट, मगर अयूब खान के दौर की है। इट गोज हम्म। दैट बैक फार। उसकी जो पहली सड़क बनती है वो आपको एक डिक्टेटर ने बना के दी थी, मर्दे मोमिन मर्दे हक, जिसे कबर नसीब नहीं हुई, मरदूद जियाउल हक। उसने पहली सड़क बना के दी थी जिसको जो है ना वो शराय रेशम कहा गया था, अगर याद आया हो किसी को तारीख में तो। 1985 में उसका इफ्तिताह हुआ था। हम्म। सी पैक का प्रोजेक्ट अब लेके आए जी, ये हमें तोहफा दे दिया गया है। इस तोहफे में मतलब ये इतना लानती किस्म का कोई तोहफा है कि इसके ऊपर अभी 4 जुमले मैं कहूँ ना तो पूरी कौम जो है ना वो अपना सर पकड़ के बैठ जाएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। चूना लगाना इस कौम को, मतलब अशराफिया के अलावा इसकी और कोई काम नहीं किया। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे। सर सी पैक के पूरे प्रोजेक्ट के लिए पैसे जो है वो चाइना देगा, कर्जे की शक्ल में। इस वक्त पाकिस्तान का जो 35% कर्जा है वो चाइना से लिया हुआ है इन्होंने। ये टोटल कर्जा है, इसका पैंतीस हम्म। फीसद चाइना को वो करते हैं ये। अच्छा जी, हम्म। कर्जे की शक्ल में चाइना आपको फंडिंग देगा। फिर उसके बाद इसी सी पैक को बनवाने के लिए सरकार आप जाएंगे चाइनीज कंपनीज से टेंडर भरवाएंगे, और वो चाइनीज कंपनीज आके यहाँ डेवलपमेंट करेंगी, पाकिस्तानी कोई कंपनी नहीं। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਲਾਂਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। भाई, सारे वो इतने जमीना पैसे खरीदियां लगा उससे। के, अच्छा, लड़के इतने पैसे लगा के हमने पूरे। चाइना पैसे देगा, चाइनीज कंपनी आके काम करेगी, वो पैसा वापस चाइना चला जाएगा। वो आपको जिस मर्जी करेंसी में दे दें वो आपने मतलब वापस चाइना को कर देना। चाइनीज कंपनीज के थ्रू वो पैसा वापस चाइना में पहुंच जाएगा। अच्छा जी, वो सारा का सारा मतलब प्रॉफिट कमाएंगी चाइनीज कंपनीज से। सुपरवाइजर और मैनेजर जो होंगे प्रोजेक्ट्स के वो सारे चाइनीज होंगे। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो सिर्फ यहाँ पे पत्थर कूटेगी सड़क के लिए। दैट्स दी ओनली रोजगार वी हैव ब्रॉट देम। सिर्फ पत्थर कूटने का रोजगार हम अपनी कौम के लिए लेके आए हैं, और उस पे हमने जो है ना वो सर के ऊपर वो 2 फुट ऊंचे कुल्ले वाली पगड़ी बांध ली है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हम्म। ये जो आपका गवादर पोर्ट है, कितना पैसा कमाएगा पाकिस्तान इससे? कोई अंदाजा है किसी को कि परसेंटेज क्या है पाकिस्तान की इसके अंदर? हम्म। बातें बड़े बड़े पॉलिटिशियन कर रहे हैं ना, जरा आके पब्लिक को बताएं कितने फीसद पैसा पाकिस्तान को। सिर्फ 9% है आपका शेयर, 9%। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? इनके लिए काफी है। 9% में से 5% ये खा जाएंगे अपने कमीशन के नाम के ऊपर। पीछे बचेगा क्या? वो सारे खा जाएंगे, बाबा जी नाइन। का ठिल्लू। वो सारे खा जाएंगे। बस ये तो एक अनफॉर्चुनेट बात है। अब इसका असल बात तो ये है कि इसको ठीक कैसे करें। ये एक अच्छा, क्वेश्चन है मेरे लिए भी। एससीओ कॉन्फ्रेंस
एससीओ कॉन्फ्रेंस के ऊपर हाँ, पीटीआई वालों ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो उनको जी कहा जा रहा है कि ये जी मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, मुल्क वो तो दुश्मन मेरे ख्याल से अनासिर हैं। हम्म अच्छा, ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं कि पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है तो ये जो है वो उसके मतलब एहतजाज करने जा रहे हैं, तो ये मुल्क दुश्मन हो गए। और हम्म यार बिलावल और शहबाज शरीफ साहब के बयान किसी को याद नहीं आते। वो जब ओआईसी की कॉन्फ्रेंस होने लगी थी पाकिस्तान में, थोड़ा सा पीछे जाए, खान साहब के दौर में ओआईसी की मीटिंग होने लगी थी। क्या कहा था इन्होंने, हम देखते हैं ओआईसी की मीटिंग होगी कैसे। उस वक्त कौन मुल्क दुश्मन था? हम्म उस वक्त मुल्क दुश्मन कौन बना हुआ था? तो यार यहाँ हम्म, वफादार कौन है और यहाँ गद्दार कौन है, ये डिसाइड करना जो है ना, मतलब बिल्कुल। ये सारे ही वो गद्दार हैं। वो ये वो नवाज एक्चुअली शरीफ साहब ये जो तो आपकी टोटल अशराफिया है ना, हाँ। इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, जरदारी, इमरान खान, ये सारे 25 करोड़ कौम के गद्दार हैं नहीं तो मुझे ये ये हैं बताएं। असल गद्दार। जो 2% के जो कमीशन एजेंट है ना, ये असल गद्दार है, जो मालिकों से 2% का कमीशन लेते हैं और लोगों को चूना लगाते हैं। तो फिर ये इसमें असल प्रॉब्लम, गद्दार है। फिर मसलन अवाम के अंदर प्रॉब्लम है या लीडर्स के अंदर प्रॉब्लम है? अवाम के अंदर प्रॉब्लम ये है सर कि अवाम एजुकेटेड है ही नहीं। उसे कुछ नहीं पता, कख नहीं पता उसे। उसके ठीक अपने है। कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो आज तक उस कॉलोनियल मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकल सके। हम्म उनका मुफक्कर आजम आज भी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है, मतलब 100 दफा लेक्चर उसके ऊपर मैं दे चुका। किसी के कान पे जू नहीं रेंगती, फिर आके मुझे अल्लामा इकबाल के शेर सुनाते हैं। मेरे मुल्क के बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, वो आके अल्लामा इकबाल के शेर मुझे सुना के चले जाते हैं। हम्म ये मेरी कौम की अकल का हाल है। आज एक पोस्ट मेरी नजरों से गुजरी है जी, एक साहब बात कर रहे थे कि जी वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। यार तारीख गवाह है इसके ऊपर, मतलब कितने एविडेंसेस लोगों के आगे रखे जाएं लाके, जो तकसीम हिंद का कायल ही नहीं था। वो तो 46 तक तकसीम हिंद का कायल नहीं था। ये हालात तो बने वो उसमें उसका जो है ना वो एंडी भाई, अब देखें थोड़ा सा इसको कि हालात तो हालात डेफिनेटली, बने, देखें, सियासत इसी लेकिन चीज का नाम है क्रेडिट तो कि नहीं हो हालात जाएगा, जब बदलते ये हैं। बात तो जाएगा जिसने वो लीड किया उस प्रोजेक्ट को। पाकिस्तान बनाने में बरसगीर के मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है, मैं आपको यहां तक कह रहा हूं। मैं ओके। आपको किताबों से साबित भी कर दूंगा। वो पाकिस्तान किताबें बनाने में बरसगीर के मुसलमानों को कोई हाथ ही नहीं है। वो जो नारे लगा रहे थे ना, पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उनका हाथ ही हम्म कोई नहीं है सर, उनको क्रेडिट ही कोई नहीं जाता। डन एंड डस्टेड विद। आगे चलें। इन लकीरों को ये तो पीट फिर, के कुछ नहीं निकलना, जिन्होंने ये बनाना था वो यानी ये एक तो जुमला। बिल्कुल उस तरह की होगी बात कि जी मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश नहीं बनाना चाहते थे, बस मजबूरी में उनको मजबूर किया गया कि वो बनाए, बस ये वो बात होगी। नहीं, मुजीबुर रहमान देखें, उसकी एक स्ट्रगल है उसकी। वो 1970 में पहली दफा उसने इलेक्शन नहीं लड़ा यार। फातिमा जिन्ना के साथ भी खड़ा था वो। नहीं, मैं बस एक मोटी मोटी बात कर रहा हूँ कि वो जो है ना फातिमा जिन्ना के असल साथ में भी वो, खड़ा था ना वो। हाँ जिस हाँ जिस बिल्कुल, तरफ आप और इशारा वैसे करके ले ज्यादा गए थे, उसमें, वो उस वक्त भी खड़ा था। उसकी उस वक्त की तकरीरें उठा के देखें, उसने जब भी ये कहा था, उसने जब हाँ। भी ये कहा था कि मजबूर ना करें, मजबूर ना करें। मतलब वो तो जिंदगी गुजर गई ना उसकी ये बातें करते हुए। लेकिन अल्टीमेटली आखिर तो में हम उसको वही हुआ जो कहते हैं, होना था। देखें, बात सुने। वो कहते हैं कि जस्टिफाई मीन्स, एक एक वर्ड मोहम्मद होता है, अली फ्रेज जिन्ना है कि से, एंड जस्टिफाई। अब वो मुझे नाम जो है ना वो भूल जाते हैं। एक खातून थी फोटोग्राफर, मेरा ख्याल लास्ट अच्छा नेम वाज वाइट। अच्छा। उनसे सवाल, मोहम्मद अली जिन्ना से उन्होंने सवाल पूछा था कि मुल्क आपने बना तो लिया, इसे चलाएंगे कैसे? हम्म तो उसका बड़ा अजीब सा उन्होंने एक जवाब दिया था। इस जुमले के अंदर 100 मायने मख्फी हैं अगर ये किसी की समझ में आ जाए। उन्होंने कहा था ओके, मेरे एक तरफ कम्युनिज्म है और एक तरफ अमेरिका मैं चला लूंगा। ठीक है। तो ये जुमला फिर अगर आप किसी कहते की समझ में, इस जुमले को डाइसेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इसे हर बंदा अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक और नहीं अपनी तो फिर स्टडी के कहते आजम मुताबिक को आप समझने की कैसे कोशिश करे। बरी जुम्मा कह सकते हैं? आप फिर कहते आजम को कैसे बरी जुम्मा करार दे सकते हैं जब वो खुद कह रहा है कि मैं इस मुल्क को चला लूंगा? सर तो फिर इसका नहीं नहीं मतलब नहीं, बनाने वाला देखिए वही था। बात सुने, बात सुने। हम्म, मैंने आपको कहा ना कि ये
अपनी रिसर्च के मुताबिक इस जुमले को डाइसेक्ट करें, फिर उसके ऊपर जो मेरी रिसर्च है वो मैं आपको दे दूंगा, वो हम्म, एक्चुअली इशारा कर रहे हैं इसके अंदर के, इसके बनाने वाले वो हैं, वो चला भी लेंगे। ओके। जो इसके बनाने वाले हैं ना, वो इसको चलाएंगे भी। और वो चला ठीक। रहे हैं, पिछले 77-78 साल से चला रहे हैं। यार आपके मुल्क के एक जर्नैल थे, उन्होंने रोना रोया था कि उनकी अमीर मर्जी के बगैर तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ नहीं लग सकता। बस अमीर छोड़ दे कौन? इस चीज को, बनाने वाले वही थे। उन्होंने ही बनाया था ये। ठीक है। अब कौम अगर बैठ के अल्लामा इकबाल की और मोहम्मद अली जिन्ना की लकीरें पीटना चाहती है, पीटती रहे। जो बनाने वाले थे उन्होंने चला के भी दिया आपको, 70 साल उन्होंने चलाया है। आज अगर आप यतीम हुए हैं, आज अगर आप यतीम हुए हैं, तो अपनी हरकतों की वजह से हुए हैं। आज अगर ये मुल्क यतीम है, अपनी हरकतों की वजह से यतीम है, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा अपनी हरकतों को दुरुस्त कर लेते तो आज यहाँ ना पहुंचे होते, यहाँ पहुंच गए। मतलब यार मेरे ख्याल 23 IMF के प्रोग्राम हो गए हमारे। 23rd टाइम वी आर इन IMF। वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। खान साहब कहते हैं ना, मैंने वर्ल्ड कप जीता था। ये भी एक वर्ल्ड कप है इस मुल्क का। हाँ। ये भी एक रिकॉर्ड है अपने ये अंदर। भी 8वां जितने अजूबा है। IMF के प्रोग्राम इस मुल्क ने किए, मेरे ख्याल किसी और मुल्क ने नहीं किए होंगे। हाँ। मतलब आज सही। तक आपकी इकॉनमी को अगर IMF चला रहा है, बैरूनी कर्जे चला रहे हैं, इमदादें चला रही हैं, जक़ात और फितरे के पैसे चला रहे हैं, या एड के ऊपर आप चल रहे हैं, तो सर मतलब फिर जिन्होंने बनाया वो चला रहे हैं ना इसको। तो फिर क्यों आइन के अंदर आपने लिखा हुआ है कि तमाम इख्तियार का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है? हाँ, वो अल्लाह का भी जो है ना, वो ए है, और यहाँ तो अमेरिका का मालिक भी। और मुख्तार, जब हम तारीख को उठा के स्टडी करते हैं, तो मालिक और मुख्तार हमें कोई और नजर आता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसको जो है ना, वो अगर हम एक टेक अवे दें अवाम को, किसी को अगर, कि भाई इस मुल्क को ठीक कैसे करना है, तो एक दो पॉइंट्स में आप बता दें। एक पॉइंट तो आपने बताया कि अवाम को एजुकेशन को डिमांड करना चाहिए कि हमें अवाम एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी नॉलेज और अपने अपनी नॉलेज के मेयार को बढ़ाए। मुगलता पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, पार्ट ऑफ वो करिकुलम, उससे जान नहीं छुड़वा सकते आप। उनको छोड़े, सुने, उनको ये, उनको ना, मैं एक तो इसके अंदर एक बात ऐड कर रहा हूँ कि आप ये समझे कि अवाम जाहिल है, उसको कोई पता नहीं। नहीं नहीं, मेरी आपको बात पता है, बुरी थोड़ी आपने उनको कीजिएगा। बताना है कि ये काम करें। बताएं उनको, मैं मैंने उनको कहा लगा। ना कि हम्म। अगर मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, तो लाइब्रेरी मुझ तक चल के नहीं आएगी। तो मुगलता पाकिस्तान तो आपके ऊपर धौंस दिया रियासत ने। दे हैव शव्ड डाउन योर थ्रोट। इसके बाहर भी कोई और नॉलेज है, उसकी थोड़ी सी स्टडी करें, पढ़ें जाके। अपनी नॉलेज के मेयार को बेहतर बनाने के लिए अवाम को खुद कोशिश करनी पड़ेगी। बाहर से कोई नहीं आएगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। ये अपनी मदद आपके तहत जो है ना, या तो फिर इस मुल्क के अंदर जो है ना, वो मतलब एक डिक्टेटर आए। ऑनेस्टली कह रहा हूं मैं, जो वाकई इस कौम के साथ सिंसियर हो। मतलब लोगों को लगा था, कुछ लोगों को, कि मुशर्रफ बड़ा सिंसियर था इस कौम के साथ। मुशर्रफ सिंसियर नहीं था। मुशर्रफ उस अपनी जेबों के साथ सिंसियर था। वो पैसे जो बना गया बना गया, हम्म, और बाद में अपना इकबाल जुर्म भी दे गया। और हालत ये हुई कि मतलब इतनी जिल्लत से मेरा ख्याल कोई नहीं मरा होगा जितनी जिल्लत से मुशर्रफ मरा है। वो तो लोग कहते तो हैं कि जियाउल हक जो है ना, तो नहीं नहीं, लोग कहते में तो हैं दूसरे कि जियाउल हक को बहुत बुरी मौत नसीब हुई, कब्र भी हाँ। नसीब नहीं हुई। मगर हाँ। फिर भी वो एक धमाके, एक झटके में खत्म हो गया। एक हम्म। धमाके एक झटके में खत्म हो गया। इस कौम ने फिर उसको शहीद मान लिया, कि हालत सफर में था, वो शहीद हुआ है। मुशर्रफ जैसा शख्स, जिसने मतलब अंग्रेजों के पैर धोए हैं बिठा के, डोंट वांट टू गो टू दैट लेवल, मगर हम्म। एक हुक्मरान वक्त होते हुए वो पैर धो रहा था अपने आकाओं के, हम्म। पैर धुलवा रहा था उनके। और हम्म। वो शख्स जब बीमार हुआ, तो उसको इनकार हुआ कि मेरे मुल्क में मत आना इलाज करवाने के लिए। इससे बड़ी जिल्लत और क्या होगी? जहां हो वहीं एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओ। हम्म। मतलब वो दुबई में मरे, आपका, आप कहना चाह रहे हैं कि वो दो अमेरिका आना मुल्कों चाहते ने थे? उसको इनकार किया है सर, 2 मुल्कों ने उसको इनकार किया है कि मेरे मुल्क में मत आना इलाज करवाने के लिए। ओके, यानी अमेरिका और बरतानिया ने। जी।
अच्छा। ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं मैं, कैमरे के ऊपर बैठ के। चैलेंज करें मुझे आके इस सर चीज के इसका ऊपर। मुझे नहीं पता, इसकी इसकी अगर कोई आपके पास एविडेंस है तो वो जरूर शेयर करें अवाम के साथ भी, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई बात है। अच्छा ठीक है। दोनों मुल्कों से इनकार हुआ था कि मत आइएगा इधर, हमारे पास इस बीमारी के इलाज की सहूलत नहीं है। अच्छा, नहीं वो तो अगर इलाज की सहूलत वो कोई और चीज़ है कि हमारे पास सहूलत नहीं है, सर ये ये इस बहाना है, बाबा ये बहाना था वाले नहीं देते। कि अच्छा। मत आना इधर। अच्छा। और यही हाल मेरा ख्याल अगर आपको तारीख में याद हो तो शायद ईरान के साथ भी हुआ था, वो भी धक्के खाते पर थे बेचारे, पनाह नहीं मिल रही थी उन्हें कहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शाह रजा शाह पहलवी ईरान का। जी जी जी। आई डोंट नो कि वो शायद भागने में कामयाब हो गया था, आई डोंट नो, उसके ऊपर देखना उन्हें पड़ेगा। भी कहीं हम्म। पनाह नहीं मिल रही थी, उनकी औलादों को भी दर बदर हुए हैं बहुत। तो मतलब ये दैट्स द हिस्ट्री, दैट इज द हिस्ट्री। तो अवाम अपनी नॉलेज के मेयार को खुद बेहतर बनाए, बाहर से कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा इन्हें रेस्क्यू करने के लिए। दे हैव टू मेक इट बेटर ऑन देयर ओन। दूसरी चीज, हम्म। दूसरी चीज देखें, मैं आपको एग्जांपल दूंगा अमेरिका की। BLM की तहरीक चल रही थी, हम्म। जो BLM की तहरीक के अंदर जो उनके मुतालबात थे या जो उनकी ग्रीवियंसेस थी, हम्म। वो एक, ये समझ लीजिए कि सियासी और गैर सियासी लोगों का एक इज्तिमा था। मुझे भी मदऊ किया गया कि आप भी आ जाएं, मैं चला गया। वहां गया काफी देर, मतलब वही तारीख की लकीरें पीट के, वो जो रोना धोना था उनका मैं सुनता रहा उसे। हम्म। रोना उनका भी यही था कि जी फलानी रेस और फलाने लोग जो हमें आगे नहीं आने देते, हमें कुछ नहीं करने देते। मैं कहा वजह क्या है, हम्म। वजह बताइए। तो उन्होंने कहा हम्म। कि जी हमारी जो है वो मतलब हमें ये नहीं मुहैया होता, वो नहीं मुहैया होता। मैं कहा मसला आपका ये है कि आप वक्ती फायदा, शॉर्ट टर्म गोल्स उनको आप लेके चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आज आप यहाँ हैं। हम्म। मैं अब आपको हम्म। मशवरा एक देने लगा हूँ, पता नहीं आपकी समझ में आएगा नहीं आएगा। हम्म। मैं कहा आपके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, करिकुलम तो आपके बच्चों का भी वही है जो गोरों का है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। कहने लगे हाँ जी। हम्म। मैं कहा, उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, वही स्टेट का एक मैंडेटेड करिकुलम है जिससे तमाम बच्चों की तालीम जो है वो चल रही है। हम्म। मैं कहा अब आप एक काम कीजिए, आप अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर एक फंड रेज कीजिए। कहने लगे अच्छा जी उससे क्या होगा। मैं कहा एक फंड रेजिंग कीजिए अपनी सोसाइटी के अंदर, एंड इट्स एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। मतलब अगर आप अपनी टोटल कम्युनिटी से एक घर से $5 या $10 भी महीने का लेते हैं, तो क्या आप इस काबिल नहीं होते कि आप 4 बच्चों को जो है वो जरा येल के अंदर भेज दें पढ़ने के लिए। जो आपकी टोटल टॉप क्रीम निकल रही है, वो 4 बच्चों को उठा के आप येल भेज दें, जो आके हम्म। वहां से पढ़ के आए जहां से अशराफिया आपकी पढ़ के आती है, और फिर आके सेनेट में बैठी हुई होती है। वो जरा आके वहां से पढ़ के आए और आके जरा अपनी कौम को लीड करें, उनके मसाइल के ऊपर नहीं काम करें। लेकिन आपकी एंडी कम्युनिटी के अंदर से भाई, लोग निकल के आएंगे। नहीं एंडी भाई, अमेरिका में तो जो है ना वो किसी को चंदे की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका में जो एजुकेशन सिस्टम और जिस तरह से स्टेट उनको फंड करती है, तो उसके लिए तो वो ये फंडिंग की जरूरत है, वो तो पर्सनल एफर्ट है, वो कोई भी चला जाए वहां पे, बल्कि हाँ, उसके उन्होंने कोटा रखा हुआ है हार्वर्ड में और तो येल में और यूनिवर्सिटीज में। उन सिर्फ चंद स्टूडेंट्स को जो उस लेवल के ऊपर फॉल करते हैं, वहां आके उन्हें उन्हें सिर्फ प्रमोट करने की जरूरत है ना, और तो कुछ नहीं हम्म। चाहिए आपको। हम्म। तो यही अक्सर मैं आपको कहा करता हूं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर इसकी लीडरशिप, इसके नुमाइंदे इसकी मिडिल क्लास से निकल के नहीं आएंगे, पाकिस्तान में बेहतरी आना बड़ा मुश्किल है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई से एवरी टाइम हसन साहब, कोई डिफरेंट बात मैं नहीं कर रहा। अपनी सोसाइटी हम्म। के अंदर से, अपनी मिडिल क्लास में से जो पढ़े लिखे लोग हैं आपके, जो लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं, जो बेहतर सोच रखते हैं, उन लोगों को प्रमोट करें, उन्हें आगे लेके आए, उन्हें प्रवोक करें कि वो इलेक्शन लड़ें, वो जाके आपकी नुमाइंदगी कर सकें इस निजाम हम्म। के अंदर जिससे आपकी लड़ाई है, इस अशराफिया के अगेंस्ट। मगर क्या हम्म। सोसाइटी इसके लिए कोशिश करती है? नहीं।
एक जमात ने की थी। कौन सी? एमक्यूएम। उसके अलावा अगर आप इमरान खान साहब को भी देख लीजिए, नहीं तो जो चले फिर तब्दीली अगर का हम इतना बड़ा नारा लगा के आए थे, वो मेरे ख्याल लीड क्लास के सारे लोगों को वो जहांगीर तरीन के जहाजों में भर भर के बेचते रहे, जिन्हें इलेक्टेबल्स कहते थे। उन्हें लाते रहे, वो दुपट्टे पहनाते रहे, विकेट गिर गई, विकेट गिर गई। आखिर में पता चला जी अपने क्लीन बोल्ड हो गया। नहीं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एमक्यूएम ने ये कोशिश की है तो किसी ने उसको वो कोशिश नहीं होने दी, तो अगर दोबारा लोग आएंगे तो उनको उनकी कोशिश क्यों कर कामयाब होगी? सर तो देखें, सवाल तो। जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था हम्म। कि ये टोटल जो है ना, ये 15 लाख से ऊपर नहीं बनते। ये जो आपकी जिस बंदूक से आप डराते हैं ना, ये 15 लाख से वो पुलिस ले लीजिए, फौज ले लीजिए। पुलिस फौज आपकी जो एफसीए और आपके जो रिजर्व है, सारे मिला के ना 15-20 लाख से ऊपर नहीं जाते। दैट्स द टोटल नंबर। ठीक है। हम्म। इनका मुकाबला किससे है? 20 करोड़ इनके सामने है। नहीं हंड्रेड तो उनके टाइम्स पास मोर कितनी गोलियां पास- चला लेंगे ये? मतलब जब 20 करोड़ अवाम ही उठ के खड़ी हो जाएगी इस निजाम के खिलाफ, और वो ये कहेगी कि नहीं, हमने अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने हैं, तो फिर कौन रोक लेगा इन्हें? मेजोरिटी ऑलवेज विंस, बट दे हैव टू नो द राइट पाथवे। अब अगर एक शख्स के इक्तदार के लिए, उसे वजीर आजम बनाने के लिए मेजोरिटी जो है वो चूतियां खा रही है, डंडे खा रही है, आंसू गैस फूक रही है, हम्म। यू थिंक दैट इज हम्म। गोइंग टू ब्रिंग द चेंज? नो, आई एम सॉरी। वो एक शख्स कोई चेंज नहीं लेके आएगा। क्यों? क्योंकि वो आज भी ये कह रहा है, मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। वो आज भी इंटरव्यू के अंदर कहता है कि आसिम मुनीर, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। वो सिर्फ इन्हें बेवकूफ बना रहा है, और ये बेवकूफ बन हाँ, रहे हैं। यही काम नवाज ये शरीफ करता है। ये तो हमारी अभी वाम आपके का। सामने मैंने थोड़ी देर पहले पोल पटा खोल दिया उठा के, मरियम नवाज की सारी हुकूमत का। हम्म। यार 46 कॉलेज बंद कर दिए आपने। अब उनकी बिल्डिंगों को बंदर बांट होगा, उन्हें उन्हें बांटा जाएगा, उन्हें जो है ना वो खाने पीने का सिलसिला, उन्हें नीलाम करने का वो शुरू होगा, और वहां से पैसे कमाए जाएंगे, कमीशन खाए जाएंगे। हम्म। कॉलेज सिर्फ इसलिए बंद किए आपने। यार आप उन्हें, मतलब आप आईटी सिटी बनाने जा रहे हैं ना पंजाब के अंदर, आप कन्वर्ट कर देते हैं इन्हें, आईटी कॉलेजेस बना देते, डेटा साइंस पढ़ानी शुरू कर देते यहाँ पे। कॉमर्स नहीं लोग हम्म। पढ़ना चाहते, करिकुलम चेंज करते हैं ना। आपने कॉलेज ही बंद कर दिया, आपने कहा नहीं जी बंद करो ये सिलसिला, बस कॉलेज चाहिए ही नहीं सानू। हम्म। मतलब ये वही काम है जो कॉलेज की तख्ती उतार के यूनिवर्सिटी की तख्ती लगा के जो है ना, वो एक बंदा कहता है मैंने इतनी यूनिवर्सिटियां बना दी इस मुल्क में। इट्स हम्म। एग्जैक्टली सेम थिंग। क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल का तो प्रोफेसर आपके पास एक नहीं बैठा हुआ वहां पे उस कॉलेज के अंदर, जिसे आपने यूनिवर्सिटी बना दिया। सिर्फ आपने बाहर नाम लगा दिया, नाम लगा देने से वो यूनिवर्सिटी तो नहीं बन जाती यार। लेवल ऑफ एजुकेशन भी होता है ना कोई, वो आपने क्रिएट नहीं किया। तो अगर हम ये 25 करोड़ लोग अगर जो है ना वो तख्तियां लगाने के ऊपर बेवकूफ बनते रहेंगे, और ये इससे आगे सोचेंगे ही नहीं। अब खान साहब के दौर में एक वो पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी मानसेरा की जो है ना, वो बड़ा शोर मचा हुआ था कि जी वहां पे यूनिवर्सिटी बना दी है। वहां के एक लोकल बंदे से बात हुई, वो लाइव आके सोशल मीडिया के ऊपर ये बयान दे के चला गया, कहता जी वो एड्रेस मुझे दे दे जरा, तो मेरे साथ भी चले वहां पे, खाली जमीन मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी। वहां सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है खाली जमीन पे, हम्म। वो बोर्ड भी शायद नीचे गिर गया होगा। हम्म। और लोग बेवकूफ बने हुए जी, वहां पे जो है ना वो यूनिवर्सिटी बना दी है उन्होंने, वहां यूनिवर्सिटी बन गई है। तो यही तो नहीं मैं तो आपको अगर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैलकुलेटिव एफर्ट जब तक माशरे से निकल के नहीं आएगी, इस निजाम के खिलाफ और इस क्लास के खिलाफ, जब तक कुछ नहीं बदलेगा। और उसके लिए लोगों का एजुकेट होना बहुत जरूरी है, और ईमानदारी को ठीक। प्रमोट करें। माशरे अदल पे और इंसाफ पे और ईमानदारी के ऊपर खड़े होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन दूध में और पानी इसको, मिलाने से माशरा नहीं बनता। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ और इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, कि अगर अवाम को ये ऑप्शन दी जाए कि आप जन्नत में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान को बेहतर करना चाहते हैं, तो सर वो। ये चॉइस अगर आप मुझे देंगे ना, तो सुने मेरी बात, अगर ये चॉइस मुझे देंगे, मैं कहूंगा मैं पाकिस्तान को बेहतर करना चाहता हूँ। और यही वो कैलकुलेटिव सोच है जिसके लिए मैं कहता हूं ना कि फिलॉसफी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब हम्म। तक आप फिलॉसफी नहीं पढ़ेंगे आप ये समझ ही नहीं सकते। सही है। वरना फिर इनके ही बहुत बड़े, मतलब मैं कोट नहीं करता उसे, मगर उसने कहा क्या था, हम्म।
मेरे तो शदीद किसने? इख्तलाफात हैं, शदीद इख्तलाफात हैं। जब ये कहते हैं ना कि उसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, मेरे इख्तलाफात वहीं से शुरू हो जाते हैं। फिर जब उसकी शायरी मुझे सुनाते हैं, मगर उसने ही अपनी शायरी के अंदर एक शेर कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल हाँ से बनती है। बिल्कुल। तो वो इन्हें बता तो गया है, समझे ही हम्म। आज तक नहीं है। नहीं तो उसमें एक उसी बंदे ने चुतियापा ये भी तो किया ना कि मजहब से जुदा हो, सर सियासत तो बढ़ जाती वो है तो सारा कॉपी चंगेजी, तो पेस्ट मारा है ना मतलब उसने, छोड़े देखो हम इसको। क्या समझे। वो नहीं तो सारा कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट हमारा, मारा हुआ उसने। नहीं वो कॉपी पेस्ट हमारा, लेकिन अब तो हम तो उसी से याद करेंगे ना, उसी के थाट को। तो इसका मतलब है कि एक तरफ वो कह रहा है कि अमल से जिंदगी बनती है, यानी वो कह रहा है कि रियासत को मजहब से अलग करो, और दूसरी तरफ वो कह रहा है जी कि इन दोनों को इकट्ठा करो। हाँ, मतलब नील चेक के करो, साहिल से मतलब लेकर, नील के साहिल चेक से करो। लेकर ता बखा के काशगर, एक हो हाँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। वो मतलब वो तो भी हमें चितैपा तो, उनका ही है ना। हाँ मतलब हमें जो फिलोसफर मिले वो तो हमारी इतनी किस्मत बुरी है कि हमें वो भी कोई बंदे के पुत्र नहीं मिले। ठीक है, उनमें जब अपनी जात वेस्ट में के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, उनकी अपनी जात में कॉन्ट्रडिक्शन है। मगर यार मैं अगर टू द कॉन्टेक्स्ट लेना चाहूं तो मैं, मतलब एक शख्स जिसकी जात के अंदर 100 कॉन्ट्रडिक्शन हो, मैं उसकी जात से कोई तो अच्छी चीज लूं। क्या लेंगे अच्छा उससे, बताएं मुझे उससे क्या अच्छा लेंगे, बताएं। मैंने आपको उसका मिसरा कोड कर दिया ना कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। कम से कम इस सबक को ही ले लो। सबक तो ये लेना चाहिए था ना इन्हें, कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो यही सबक ले लें यार, कि जो कुछ है यही है, यही यही बना के जाना है। कहीं और से तो कोई नहीं आएगा, आसमान से मसीहा नहीं उतरेगा। इस कौम का मसला ये है, आज भी मसीहा का इंतजार कर रही है कि वो एक शख्स आएगा, वो मेरे सारे दलदल दूर कर देगा। ऐसा नहीं होता, मसीहा बनना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर हम फिर थोड़ा वो सेशन। नहीं, देखे बात सुने, 17वीं सदी के अंदर डिकार्ड का फलसफा बड़ा जबरदस्त फलसफा है उसका। वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। वो फलसफे से खुदा भी साबित करता है कि है। हाँ। मगर वो क्या रहा है, वो कहता है कि ये मुझे प्यास लगी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे प्यास लगी है, मेरे सामने ये पानी का गिलास है, हम्म। मेरे सामने ये पानी का गिलास है, मैं इस पानी के गिलास से अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। हम्म। मगर उसके लिए मुझे करना क्या है, हम्म। मुझे हाथ बढ़ा के इस गिलास को उठाना पड़ेगा। मगर हाथ बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इरादा करूंगा तो मेरा हाथ उस गिलास तक जाएगा ना। बिल्कुल। सर कमी उस इरादे की है, कमी उस इरादे की है। इस कौम में वो इरादा नजर नहीं आता मुझे, वो पॉलिटिकल विल जो कौम की होनी चाहिए वो मुझे नजर नहीं आती। उस अब सवाल पॉलिटिकल विल के पैदा ये होने की बहुत जरूरत है, और बड़ा वो बॉक्स, फलसफे से ही आ सकती है, वो फलसफे के बगैर नहीं आ सकती। ये आपने बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स यहाँ खोल दिया। क्या फिर कौम से मुराद हम क्या लें? मतलब कौम से क्या मुराद है आपकी? अब ये कौम तो है नहीं, और कौम से मुराद क्या लोग हैं, या कौम से मुराद पॉलिटिकल लीडरशिप है? किसको हम नहीं, कौम कौम से माने? मुराद लोग हैं, ये 25 करोड़ अवाम है। लेकिन उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि हमने जन्नत में जाना है, कुछ कहते हैं कि हमें या इस दुनिया को बेहतर बनाना है। तो कौम तो बटी हुई है अपनी फिलॉसफी के ऊपर। सर वो तो जन्नत वो मैंने कौम आपको दिखा दी कैसे? ना, अल्लामा अल्लामा इकबाल ने जो कहा है ना कि वो अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। वो जन्नत जहन्नुम सब यही है। ਇੱਥੇ ही बनाना चाहिए जो बनाना चाहिए। जे अगर नहीं बनाना तो फिर कुछ नहीं हैगा। ये बंदे ਦੇ पुत्र बन के चलोगे तो ਇੱਥੇ ही जन्नत हैगी है, ये कुत्ते ਦੇ पुत्र बन के चलोगे तो ਇੱਥੇ ही जहन्नुम हैगा। वो दस गया जे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हम्म। समझ नहीं आई। हम्म। ये है हकीकत। ये बड़ी गहरी बातें हैं ये, पता नहीं कौम को कब समझ आएंगी। बेचारे वहां पे, इतना बुरा हाल है यार। अब बच्चे जो हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मरीजों के पास दवाई के पैसे नहीं है, और ये ऊपर जो बैठे हुए हैं चंद लोग, इनकी मौजें लगी सर हुई हैं, मजे इनकी की बात है कि, नहीं करती नहीं हैं। बात सुने, मजे की बात ये है कि हाजी साहब है, हाजी साहब ने मेडिकल स्टोर खोला हुआ है। सही हाँ। है। हाजी साहब ने मेडिकल स्टोर खोला हुआ है, और हाजी साहब के मेडिकल स्टोर के ऊपर असली दवाई नहीं मिलती। वो लेने के लिए वहां जाना पड़ता है उस मोहल्ले में जिनको हम कहते हैं काफिर है, सरकारी तौर पे। ਉਹਨਾਂ हम्म। ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ असली दवाई ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ है। नहीं लेकिन वो हाजी साहब उसमें की वो दुकान तो नहीं हाजी लगती, साहब जेडे मुसलमान हाजी ने। साहब का भी तो उसमें कसूर नहीं है, क्योंकि हाजी साहब ने दवाई खुद तो नहीं बनाई ना। दवाई तो किसी कंपनी ने बनाई, और नहीं, एक सेकंड, रियासत। हाजी हाजी साहब को ये पता है कि जो
दवाई मैं खरीद रहा हूँ ना, इसमें 2 नंबर कितनी है, इसमें 1 नंबर कितनी है, इन्वेंट्री जो उन्होंने ली है वो हाजी साहब को पता है, क्योंकि वो हाँ 2 नंबर दवाई के पैसे उतने नहीं दिए हाजी साहब ने जितने 1 नंबर दवाई के दिए यार। प्लीज डोंट ड्रैग मी हाँ। देयर। आवे 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 कावा बिगड़ा हुआ, सही। मैं असल में आपको क्रेता रहता हूँ ताकि असल जो है ना वो डिबेट के अंदर से कुछ चीज निकले। तो सही बात है। गुड। ए हाजी साहब ठीक करने की लोड़ लगी है सर। ए हाजी साहब हम्म। ने जो तो छितर नहीं पहन ना, हम्म। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ठीक है। ਬਦਲਣਾ। नहीं तो हाजी साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ इसके ਨੇ कि ਨਾ ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਜੀਆਂ ਤੋਂ, ਲਾਮਾ ਤੋਂ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਧਰੋੜੋ ਚੰਗੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਕਰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੈਂਕਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਿਨਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੋੜੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਓ। बिल्कुल। चले जी, इसे खत्म करते हैं। कि अगर हाजी साहब से शुरू हुए तो फिर हाजी साहब जो है ना वो, हाजियों को, मुफ्तियों को, इनको अगले हफ्ते लेते हैं हम। जाकिर नाइक साहब भी चले गए हैं वापस पाकिस्तान से। वो भी ठीक ठाक अपनी बेइज्जती करवा गए हैं इस मुल्क के अंदर। एनीवे, इस कौम ने उनको भी नहीं छोड़ा। ये कौम किसी को नहीं हम्म। छोड़ेगी। चलें, वो भी अपना हिस्सा मतलब क्या लेके कहे, चले गए। चले। वो भी। एनीवे, ऐसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ओके वीक। जी। अगले हफ्ते तक के लिए दीजिए, अल्लाह ओके। हाफिज।